कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। पिछले एपिसोड्स में आस्था और गोश ने नियन विलेज गए थे, जहाँ गोश की छोटी बहन मरी रहती है। वहाँ आस्था की मुलाकात रिबेका से होती है, लेकिन अचानक पूरा विलेज एक रहस्यमयी बर्फ से ढक जाता है और धीरे धीरे सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मरी। एपिसोड की शुरुआत होती है नियन विलेज से, जहाँ अब भी बर्फ गिर रही है। रिबेका परेशान है, उसके छोटे भाई मार्को और लूका दोनों गायब हैं। गोश को जब पता चलता है कि मरी भी लापता है तो वो कंट्रोल खो देता है। मरी! उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भर जाती है। आस्था तुरंत उसे रोकता है, शांत हो जा, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। तभी नोएल भी वहां आ जाती है, थोड़ी ऑकवर्ड टोन में कहती है मैं बस कोइंसिडेंस से यहाँ आ गई हूँ। आस्था कैजुअली इंट्रोड्यूस करता है, ये रिबेका है, मेरी फ्रेंड। रिबेका और नोएल एक दूसरे को देखती हैं, थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होती है। सिस्टर टेरेसा जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, सिचुएशन समझाती हैं। ये बर्फ किसी मैजिक का असर है जो सिर्फ उन बच्चों पर काम करता है जिनकी मैजिक कमजोर होती है। किसी ने उन्हें किडनैप किया है। ये सुनते ही गोश फट पड़ता है, तुमने मरी को बचाया क्यों नहीं? टेरेसा शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे मार लेना, लेकिन उससे मरी वापस नहीं आएगी। गोश और गुस्सा होता है, लेकिन आस्था बीच में आकर उसे कंट्रोल करता है। टेरेसा अपनी मिरर मैजिक का यूज करके मरी के पास रखे आईने को लोकेट करती है। उन्हें पता चलता है बच्चे पहाड़ के एक केव में हैं। फिर वो कहती है मैं भी चलूंगी, मैं पहले मैजिक नाइट थी, अब भी काम आ सकती हूँ। सब एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। रास्ते में गोश आस्था से ठंडी आवाज में कहता है, कैप्टन यामी ने मुझे कहा था जो चाहो प्रोटेक्ट करो, और मैं सिर्फ मरी को प्रोटेक्ट करूंगा, बाकी किसी की मुझे परवाह नहीं। आस्था कुछ नहीं कहता, लेकिन क्लियरली डिसएग्री करता है। केव के अंदर जाते ही उन्हें मार्को मिलता है, जख्मी, डरा हुआ। टेरेसा तुरंत अपनी फ्लेम हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करती है। मार्को बताता है मरी भी यही है। आस्था अपना ब्लैक बुल्स रोब उसे देता है, ये पहन ले, इसमें मैजिक नाइट्स की हिम्मत है, तू यहाँ रुक सकता है ना? मार्को डर के बावजूद हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सामने आते हैं दो भाई, बैरो और निगे। बैरो के पास मिरर मैजिक है और निगे के पास नो मैजिक। वो बच्चों की मैजिक अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, इससे हमें काफी पैसा मिलेगा। और वहीं पर मरी भी बंदी बनी हुई है। गोश का गुस्सा फिर से फट पड़ता है। बैरो धमकी देता है, जरा भी हिले तो मरी को नुकसान हो जाएगा। गोश तुरंत रुक जाता है। तब आस्था आगे बढ़ता है, आंखों में डिटर्मिनेशन, तुझे सिर्फ अपनी बहन की परवाह है, मैं सबको बचाऊंगा। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से बैरो की मिरर मैजिक को एक ही झटके में काट देता है। यही मौका देखकर गोश भी एक्शन में आता है, अपनी मिरर मैजिक से पावरफुल अटैक करता है और सारे बच्चों को फ्री कर देता है। बैरो और निगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था और गोश उन्हें घेर लेते हैं। तब टेरेसा आगे बढ़कर कहती हैं, मासूम बच्चों की मैजिक चुराना, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बैरो हंसकर कहता है, और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। आस्था हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैजिक नहीं है लेकिन हिम्मत काफी है। और इसी इंटेंस मोमेंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना यह है कि क्या आस्था और गोश मिलकर इन किडनैपर्स को हरा पाएंगे, क्या मरी सेफली वापस आ पाएगी? अगर आपको ऐसी एंगेजिंग एनिमे कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में नियन विलेज में आस्था, गोश और टेरेसा ने बच्चों को किडनैप करने वाले बारो और नेज को पकड़ लिया था, लेकिन तभी आई ऑफ द मिडनाइट सन की एक मेंबर वाल्टोस वहां आ जाती है और वो क्लियरली उन दोनों की मदद करने आई होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक बुल्स बेस से, जहां सिक्के घबराया हुआ आता है बैकअप मांगने, लेकिन गॉर्डन उसे अपनी क्रीपी प्रेजेंस से और डरा देता है। तभी कैप्टन यामी एंट्री लेता है। सिक्के जल्दी जल्दी बताता है, नियन विलेज में प्रॉब्लम है। यामी थोड़ा कैजुअली कहता है, नियन, हाँ मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। सिक्के अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है, ये लोग वाकई मैजिक नाइट्स हैं भी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है केव के अंदर। वाल्टोस सामने आती है और सीधा कहती है, इन दोनों को छोड़ दो। गोश का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है, तुमने मरी के साथ जो किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बिना सोचे समझे वाल्टोस पर हमला करता है, लेकिन उसकी जेल मैजिक उसके सारे अटैक्स अब्सॉर्ब कर लेती है। वाल्टोस हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, एंटी मैजिक भी बेकार है अगर तुम मुझे हिट ही ना कर पाओ। तभी टेरेसा आगे बढ़ती है, शांत लेकिन पावरफुल प्रेजेंस के साथ, तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगी। वो अपनी फ्लेम मैजिक से अटैक करती है और वाल्टोस की जेल मैजिक धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। वाल्टोस हैरान हो जाती है, तुम पहले मैजिक नाइट थी? टेरेसा कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, मैं फ्यूगो लियोन की टीचर थी। अब समझ आया डरना क्यों चाहिए। इसी बीच जख्मी बारो बोल पड़ता है, मुझे ठीक करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाल्टोस थोड़ा सोचती है, फिर उसकी बॉडी में मड मैजिक इंजेक्ट कर देती है और तब बारो की बॉडी म्यूटेट होने लगती है। वो एक राक्षस जैसे फॉर्म में बदल जाता है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो कंट्रोल खो देता है। अब वो अंधाधुंध सब पर हमला करने लगता है। गोश तुरंत मरी को उठाकर भागने लगता है, मैं मरी को सेफ जगह ले जा रहा हूँ। आस्था जोर से चिल्लाता है, गोश बाकी बच्चे भी यही हैं। गोश ठंडी आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मरी को प्रोटेक्ट करूंगा। टेरेसा आस्था की तरफ मुड़कर कहती है, तुम बच्चों को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे रोक लूंगी। आस्था तुरंत हाँ करता है और बच्चों को सेफ ले जाने लगता है। अब बारो अपनी फुल पावर में है, वो टेरेसा और वाल्टोस दोनों पर अटैक करता है। वाल्टोस सिचुएशन देखकर घबरा जाती है, उप्स ये तो ज्यादा हो गया, और वो वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ गोश मरी को लेकर भाग रहा होता है। तब मरी धीरे से कहती है, ब्रदर दूसरे बच्चे भी हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। ये सुनकर गोश रुक जाता है। उसके दिमाग में यामी की बात घूमती है,
जो चाहो प्रोटेक्ट करो। वो सोचता है मैं सिर्फ मरी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मरी खुद दूसरों की परवाह करती है। एक लम्हा रुककर वो मुड़ता है, मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे ही बारो तेरेसा पर फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी गॉश वापस आ जाता है, मैं भी लड़ूंगा। और उसी वक्त आस्था भी लौट आता है, बच्चे सेफ हैं, अब हम साथ लड़ेंगे। तेरेसा फिर कहती है तुम दोनों चले जाओ, मैं इसे रोक सकती हूँ, लेकिन गॉश इस बार फर्मली कहता है नहीं, हम साथ लड़ेंगे, मरी के लिए और सब बच्चों के लिए। और फिर टीम वर्क का असली मोमेंट आता है। आस्था की एंटी मैजिक, गॉश की मिरर मैजिक और तेरेसा की फ्लेम मैजिक तीनों मिलकर बारो पर एक कंबाइंड अटैक करते हैं और फाइनली बारो गिर जाता है। और इसी पावरफुल मोमेंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल ये है कि वेल्टोस कहाँ गई और क्या बच्चे अपनी मैजिक वापस पा सकेंगे? अगर आपको ऐसी इमोशनल और एक्शन पैक्ड एनिमे कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बारो का राक्षस रूप अभी भी खड़ा है, बेकाबू और खतरनाक। आस्था, गॉच और टेरेसा तुरंत बच्चों को सेफ जगह भेजने लगते हैं। मार्को बच गया है, वो आस्था का रूप पहने हुए है और कहता है कि आस्था ने मुझे ये दिया था। इसमें मैजिक नाइट की हिम्मत है। मरी गॉच की तरफ देखती है और फर्मली कहती है भाई वापस जाओ, सबकी मदद करो, मैं यहाँ सेफ हूँ। गॉच पहले मना करता है, लेकिन फिर मरी की बात उसके दिल तक पहुंच जाती है। उसकी सोच बदलती है, सिर्फ मरी के लिए नहीं, मरी की रिस्पेक्ट के लिए भी लड़ना होगा। वो धीरे से कहता है मैं लड़ूंगा। बारो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसका हर अटैक जमीन हिला रहा है। टेरेसा बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि आस्था और गॉच फ्रंट लाइन संभालते हैं। गॉच अपना स्पेल एक्टिवेट करता है, मिरर मैजिक मिराज ब्रिगेड। उसके मल्टीपल मिरर क्लोन्स क्रिएट होते हैं जो हर डायरेक्शन से बारो पर एक साथ हमला करते हैं। आस्था भी अपनी एंटी मैजिक सोर्ड के साथ चार्ज करता है और दोनों मिलकर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ बारो को फाइनली गिरा देते हैं। बारो का राक्षस रूप टूट जाता है, वो वापस अपनी असली कमजोर हालत में आ जाता है। नेज रो पड़ता है, बारो मुझे माफ कर दो। बारो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है जब तू अपनी सजा पूरी कर लेगा तब हम फिर से दोस्त बनेंगे। एक इमोशनल मोमेंट, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक एक बार फिर से तेज रोशनी पूरी केव को भर लेती है। आस्था और गॉच बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि वो खुद जख्मी हो जाते हैं। टेरेसा भी गिर पड़ती है और फिर उस रोशनी के बीच एक शख्स सामने आता है, लिक्ट। उसके हाथ में है 4 लीफ ग्लोवर ग्रिमोआर, बिल्कुल यूनो की तरह। वो शांत लेकिन भयानक आवाज में कहता है मैं लिक्ट हूँ। आस्था, गॉच और टेरेसा तीनों शॉक में हैं। ये इतनी जबरदस्त ताकत। लिक्ट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और जैसे ही सिचुएशन होपलेस लगने लगती है तभी एक और पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। अंधेरे से एक आवाज आती है, अब जरा मेरी तरफ भी देख लो। वहां एंट्री होती है कैप्टन यामी सुकीहिरो की। वो अपनी डार्क मैजिक से लिक्ट की लाइट मैजिक को ब्लॉक कर देता है और सीधा कहता है मैं हूँ यामी, ब्लैक बुल्स का कैप्टन। और इसी एपिक मोमेंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब असली लड़ाई शुरू होगी, यामी वर्सेस लिक्ट। क्या आस्था और गॉच बच पाएंगे और क्या लिक्ट की असली ताकत अब सामने आएगी? अगर आपको ऐसी इंटेंस और इमोशनल एनिमे कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में लिक्ट ने आस्था, गॉश और टेरेसा को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। तभी यामी सुकीहिरो वहां आ गया और लिक्ट का सामना किया। यामी ने अपनी डार्क मैजिक से लिक्ट के लाइट मैजिक को रोक लिया। कहानी की शुरुआत होती है, टेरेसा जख्मी पड़ी होती है। वो धीमी आवाज में आस्था से कहती है बच्चों की देखभाल करना, और फिर बेहोश हो जाती है। गॉश घबराकर चीखता है बुढ़िया मर मत। तभी लिक्ट अपने साथ वेल्टोस और सैली को लेकर सामने आता है। उसकी आवाज ठंडी लेकिन नफरत से भरी हुई है, तुम सब पैदा ही गुनहगार हो। आस्था का गुस्सा फूट पड़ता है, तुमने बच्चों को किडनैप किया और अब हमें गुनहगार कह रहे हो। लिक्ट शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में कहता है जंग में हमेशा कमजोर लोग नहीं मरते, असल में मजबूत लोग मरते हैं, क्योंकि उनसे जलन होती है, उनसे डर लगता है और उनका हक छीन लिया जाता है। हम क्लोवर किंगडम को कभी माफ नहीं करेंगे। आस्था चीख कर जवाब देता है तुम पागल हो, पहले हमला तुमने किया था। अचानक लिक्ट अपनी लाइट मैजिक से आस्था पर तेजी से हमला करता है। आस्था अपनी सोच से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो फेल हो जाता है और जख्मी हो जाता है। तभी यामी आगे बढ़ता है, उसकी आवाज बिल्कुल काम, बच्चों को ले जाओ फिनरिल। फिनरिल तुरंत पोर्टल खोलता है और टेरेसा और बच्चों को वहां से निकाल लेता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है, यामी वर्सेस लिक्ट। यामी अपनी कटाना से लिक्ट के तेज लाइट अटैक्स को काट देता है। लिक्ट हैरान होकर पूछता है तुम कौन हो? यामी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है मैं यामी हूँ, तुमने फुएगोलियन को हरा दिया, लेकिन मैं तुमसे नहीं हारूंगा। लिक्ट तुरंत अपना पावरफुल स्पेल यूज करता है, लाइट स्वॉर्ड्स ऑफ कन्विक्शन। तेज रोशनी की तलवारें हर तरफ से यामी पर वार करती हैं, लेकिन यामी उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। लिक्ट अब सच में सरप्राइज हो चुका है, तुम मेरी स्पीड के साथ कैसे चल रहे हो? यामी शांत आवाज में जवाब देता है मेरे देश में इसे की कहते हैं, ये सिर्फ माना नहीं बल्कि लाइफ एनर्जी है, मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को महसूस कर लेता हूँ। लिक्ट के चेहरे पर हल्का सा इंटरेस्ट दिखता है, डार्क मैजिक और ये टेक्निक इंटरेस्टिंग। फिर यामी आस्था की तरफ देखकर कहता है आस्था तुम भी ये कर सकते हो, सिर्फ आंखों और कानों से नहीं पूरी बॉडी से महसूस करो। इंस्टिंक्ट और प्रिडिक्शन के बीच का रास्ता। फिर हल्का सा थ्रेटन करता है, गलत किया तो मार दूंगा। आस्था गहरी सांस लेता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। तभी वेल्टोस उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार आस्था डॉज कर लेता है। वो एक्साइटेड होकर चीखता है मैंने कर दिखाया कैप्टन यामी। यामी तुरंत कहता है अब प्रैक्टिस कर उस पतले से बंदे पर। आस्था सीधा वेल्टोस पर अटैक करता है और उसे हिट कर देता है। वेल्टोस शॉक में, एक बिना मैजिक का लड़का मुझे हिट कर गया। लिक्ट का चेहरा गुस्से से भर जाता है, तुम लोग मेरे साथी को चोट पहुंचा रहे हो। वो अपना नया स्पेल निकालता है, लाइट विप ऑफ जजमेंट, एक तेज रोशनी का कोड़ा जो हर डायरेक्शन में घूम रहा होता है। यामी और आस्था दोनों उससे बचने की कोशिश करते हैं। लिक्ट ठंडी मुस्कान के साथ कहता है क्या तुम इसकी मूवमेंट भी प्रिडिक्ट कर पाओगे?
अगला ही पल पूरी केव उस whip की ताकत से टूटने लगती है। पत्थर गिरते हैं, जमीन हिलती है, सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये होगा कि क्या यामी और आस्था इस डेंजरस अटैक से बच पाएंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में यामी और लिक्ट की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। यामी ने आस्था को की फील करना सिखाया, जिससे आस्था लैल्टॉस को हिट करने में कामयाब हो गया। फिर लिक्ट ने अपनी लाइट व्हिप ऑफ जजमेंट से पूरी केव तोड़ दी और सब लोग नीचे गिरने लगे। कहानी की शुरुआत होती है। फिनरल मैचो और जख्मी थेरेसा को एक सेफ जगह पर पहुंचा चुका होता है। वहां गॉश भी मौजूद होता है। थेरेसा बेहोश पड़ी होती है और बच्चे रोते हुए पुकार रहे होते हैं, पापा, मम्मा। गॉश गुस्से और डर के बीच चीखता है, बुढ़िया मर मत। कुछ पल बाद थेरेसा धीरे से आंखें खोलती है और थोड़ी सी मुस्कुराकर कहती है, मैं मर नहीं रही, इडियट। फिर वो गॉश की तरफ देखकर कहती है, तुम बदल गए हो गॉश, अब जाओ उनकी मदद करो। मैरी भी प्यार से कहती है, भाई जाओ। एक पल के लिए गॉश चुप हो जाता है, फिर सीधा फिनरल की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे वापस केव ले चलो। फिनरल थोड़ा थक चुका होता है। वो कहता है, मैं अपनी स्पेशल मैजिक बस एक बार और यूज कर सकता हूँ, आज बहुत दूर तक लोगों को मूव किया है। गॉश बिना झिझक के कहता है, प्लीज फिनरल। केव के अंदर लिक्ट अपना एक और डेंजरस स्पेल प्रिपेयर कर रहा होता है, लाइट मैजिक रे ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, एक बहुत ही बड़ी, तेज और डिस्ट्रक्टिव लाइट बीम। यामी तुरंत अपनी डार्क मैजिक ब्लैक ककून यूज करके डिफेंस में आ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। ये काफी नहीं होगा। आस्था भी परेशान होकर कहता है, अब क्या करें। तभी एक पोर्टल खुलता है। गॉश वापस आ चुका होता है। वो बिना वक्त गवाए अपना स्पेल यूज करता है, मिरर मैजिक फुल रिफ्लेक्शन। उसके मिरर्स लिक्ट की पूरी लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करके सीधा वापस उसी की तरफ फेंक देते हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, फिर बूम, सब हैरान रह जाते हैं। गॉश ने कर दिखाया। तभी एक और ट्विस्ट, वहां अचानक 3 नए लोग आ जाते हैं। आई ऑफ द मिडनाइट सन के 3 आईज, वेटो, फना और राया। उनकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी होती है कि माहौल बदल जाता है। वो ठंडी आवाज में कहते हैं, अब हमारी बारी है। यामी और आस्था उन्हें देखकर समझ जाते हैं ये आम दुश्मन नहीं है। आस्था धीरे से कहता है, और भी पावरफुल लोग। यामी हल्का सा स्मग करता है, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस है। लिक्ट आगे बढ़ता है, उसकी आवाज और भी ठंडी हो चुकी होती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और वो अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये होगा यामी, आस्था और गॉश इन नए और भी पावरफुल दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में गॉश ने अपनी फुल रिफ्लेक्शन मैजिक से लिक्ट की रे ऑफ डिवाइन पनिशमेंट को वापस फेंक दिया। लिक्ट जख्मी हो गया। तभी वहां 3 आईज, आई ऑफ द मिडनाइट सन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स आ गए, राया, वेटो और फाना। यामी की कटाना टूट गई और सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई। कहानी की शुरुआत में फिनरल और गॉश केव में वापस आ चुके होते हैं। गॉश ने लिक्ट का अटैक सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट कर दिया होता है और सब लोग थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। यामी कहता है, गॉश तूने काम कर दिखाया। एस्टा एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, गॉश तू हीरो बन गया। लेकिन गॉश अपनी यूजुअल स्टाइल में कहता है, मैं सिर्फ मरी के लिए आया हूँ। फिनरल थोड़ा टेंशन में बताता है कि उसकी स्पेशल मैजिक अब सिर्फ एक बार और यूज हो सकती है। इसी बीच अचानक 3 पावरफुल दुश्मन सामने आते हैं, वेटो, राया और फाना। लिक्ट उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, ये 3rd आई हैं और लड़ाई में ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अब सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाती है। राया द डिसलॉयल अपनी कॉपी मैजिक से किसी भी स्पेल को कॉपी कर सकता है। वो तुरंत यामी का डार्क क्लोक्ड लाइटलेस स्लैश कॉपी कर लेता है। वेटो द डिस्पेयर बीस्ट मैजिक यूज करता है और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से यामी की कटाना तोड़ देता है। फाना द हेटफुल फायर स्पिरिट सैलमेंडर के साथ फ्लेम मैजिक यूज करती है। वो फीनिक्स रोब से लिक्ट को हील कर देती है। यामी सिचुएशन को समझकर कहता है, ये लोग कैप्टन लेवल से भी ऊपर हैं। फाना लिक्ट को हील करने के बाद गुस्से में कहती है, मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगी। वो अपनी पावरफुल अटैक स्पिरिट मैजिक सैलमेंडर्स ब्रेथ लॉन्च करने वाली होती है। तभी अचानक बैटलफील्ड में एंट्री होती है 3 मैजिक नाइट कैप्टन्स की। जैक द रिपर ग्रीन प्रेइंग मैंटिसेस के साथ सेवरिंग मैजिक के साथ वो एक्साइटेड होकर कहता है, मजा आएगा, सबको काट दूंगा। नोजल सिल्वा सिल्वर ईगल्स के साथ मर्क्यूरी मैजिक के साथ काम रहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। शार्लेट रोजले ब्लू रोज नाइट्स के साथ ब्राया मैजिक यूज करती है और कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, लगता है हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। जैक तुरंत चैलेंज लेता है, ये लोग कैप्टन से भी स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट, देखते हैं। नोजल अपनी यूजुअल कंपोज्ड एटीट्यूड में रहता है, जबकि शार्लेट डायरेक्टली फाना को ऑब्जर्व करती है। अब बैटलफील्ड कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एस्टा, यामी, गॉश और फिनरन थोड़ा सेफ फील करते हैं क्योंकि अब उनके साथ हाई लेवल बैकअप आ चुका है। यामी हल्का सा स्मर्क करके कहता है, अब मजा आएगा। दूसरी तरफ फाना बिना डरे कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। वेटो अग्रेसिव टोन में बोलता है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। और राया बस मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे सब कुछ एक गेम लग रहा हो। यहीं पर एपिसोड एंड होता है, एक इंटेंस सेटअप के साथ, जहां 3 आई वर्सेस मैजिक नाइट कैप्टन्स की एपिक बैटल शुरू होने वाली है। अब देखना यह है कि कौन ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अगर आपको ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर। पिछली एपिसोड में 3 मैजिक नाइट कैप्टन्स जैक, नोजेल और शार्लेट बैटलफील्ड में आ गए थे। उन्होंने 3rd आई, वेटो, राया और फाना का सीधा सामना किया। लिक्ट जख्मी जरूर था, लेकिन उसकी मैजिक अभी भी बेहद खतरनाक थी। कहानी की शुरुआत होती है एक इंटेंस बैटलफील्ड से, जहां कैप्टन्स और 3rd आई के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। जैक वेटो के सामने अपनी फुल अग्रेशन के साथ लड़ रहा है। शार्लेट राया की कॉपी मैजिक को काउंटर करने की कोशिश कर रही है और नोजेल फाना की पावरफुल फ्लेम मैजिक का सामना कर रहा है। नीचे यामी बैठा हुआ है, विजिबली थका हुआ। उसकी मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिनरल और गॉश भी उसके पास खड़े हैं। टेंशन क्लियरली फील हो रही है। दूसरी तरफ लिक्ट अभी भी कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सोच चल रही है। वो धीरे से कहता है, उस बिना मैजिक वाले बच्चे के पास वो ग्रिमवॉर क्यों है?
आस्था कंफ्यूज हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि लिक्ट क्या कह रहा है। फिर अचानक यामी आस्था की तरफ देखता है और कहता है, किड, यही मौका है, जा। आस्था गहरी सांस लेता है और बिना वक्त जाया किए दौड़ पड़ता है। स्मोक और डस्ट के बीच वो सीधा लिक्ट की तरफ बढ़ता है, बिना किसी को पता चले। क्योंकि आस्था के पास मैजिक नहीं है, इसलिए कोई भी उसे सेंस नहीं कर पाता। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। एक पल में आस्था लिक्ट के बिल्कुल सामने होता है। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड उठाता है और जोर से चिल्लाता है, हार मान जा, मेरा मैजिक है, कभी हार ना मानना। अटैक लैंड होता है, लिक्ट सीधा हिट होता है और जख्मी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो सबको हिला देता है। लिक्ट की बॉडी से एक बेइंतहा पावरफुल मैजिक निकलने लगती है, इतनी ज्यादा कि जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर अनलीश हो रहा हो। वो धीरे लेकिन खतरनाक टोन में कहता है, मैंने अपनी पावर को रोक कर रखा था, तुमने उसे आजाद कर दिया। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। ये क्या है? ये तो पूरे इलाके को तबाह कर देगा। जैक, नोजेल और शार्लेट तुरंत समझ जाते हैं, अगर ये पावर रिलीज हो गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी एकदम से थर्ड आई वापस सामने आते हैं। वेटो, राया और फाना एक साथ कहते हैं, लिक्ट, बस करो। वो तुरंत ट्रिनिटी सीलिंग मैजिक यूज करते हैं। तीनों मिलकर उस अनकंट्रोलेबल पावर को वापस सील कर देते हैं। एनर्जी धीरे धीरे शांत हो जाती है और लिक्ट बेहोश होकर गिर जाता है। एक हेवी साइलेंस छा जाता है। फिर राया आगे बढ़ता है, हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, आज हम हार गए, लेकिन अगली बार तुम्हें असली डिस्पेयर दिखेगा। वेटो घूर कर कहता है, चूहे, शिकारी से कब तक बचोगे? फाना ठंडी आवाज में बोलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर एक पल में वो सब अपनी स्पेशल मैजिक से वहां से गायब हो जाते हैं। बैटलफील्ड खामोश हो जाता है। फिंड्रल हिचकिचाते हुए कहता है, हम जीत गए? यामी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, भाग गए तो जीत हमारी ही हुई। गॉश सीधा कहता है, मैं मरी के पास जा रहा हूँ। और उसी वक्त आस्था का जिस्म ढीला पड़ जाता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी होती हैं। कैप्टन्स भी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। शार्लेट एक पल के लिए यामी की तरफ देखती है। उसके दिल में कुछ महसूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। टाउन में बच्चे अब सेफ हैं। नेज, बारो का भाई, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए मैजिक नाइट्स के साथ जाने का फैसला करता है। वो कहता है, आस्था ने कहा था सजा के बाद हम दोस्त बन सकते हैं। रिबेका और दूसरे बच्चे आस्था का इंतजार कर रहे हैं। नोएल भी वहां है, लेकिन अपनी यूजुअल टिसुंडेरे स्टाइल में कहती है, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। और यही एपिसोड खत्म होता है, एक इमोशनल और इंटेंस एंडिंग के साथ। अब देखना यह है आस्था कब होश में आएगा और लिक्ट के पीछे छुपे राज क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था ने लिक्ट को हिट किया, लेकिन थर्ड आई ने लिक्ट को सील करके वहां से भाग गए। आस्था बेहोश हो गया और सब लोग सेफली वापस आ गए। कहानी की शुरुआत में आस्था को होश आता है। वो सोचता है, इतनी सुंदर जगह, क्या मैं मर गया? तभी उसके सामने यूनो, नोएल सिल्वा, मिमोसा वर्मिलियन और क्लाउस लुनेट्स खड़े होते हैं। यूनो कहता है, तुम मरेगा नहीं। मिमोसा रोते हुए कहती है, थैंक गॉड तुम उठ गए। नोएल थोड़ा दूर खड़ी होती है, मैं इंजर्ड हूँ, कोई मुझे नहीं पूछता। आस्था को पता चलता है कि वो एक दिन तक सोया हुआ था। मिमोसा ने उसे हील किया और क्लाउस ने भी मदद की। क्लाउस कहता है, तुम लोगों की वजह से सारे बच्चे सेफ हैं। नेज अपने क्राइम्स की सजा भोग रहा है, चर्च में वॉलंटियर काम करेगा। ये सुनकर आस्था खुश होता है। फिर आस्था और यूनो की राइवलरी शुरू हो जाती है। मैं तुझे कभी नहीं हराऊंगा, मैं और स्ट्रांग बनूंगा, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। मिमोसा कहती है, तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। दोनों एक साथ कहते हैं, दोस्त नहीं। वहीं चर्च में गॉश अडलाय तरीसा रापुआल से मिलने आता है। तरीसा कहती है, तू बदल गया है गॉश। गॉश कहता है, मैं जिंदा हूँ बुढ़िया। तभी मरी अडलाय वहां आ जाती है। ब्लैक बुल्स के बेस में आस्था की रिकवरी पार्टी होती है। सब लोग टटो पाइज खा रहे होते हैं। यामी सुकीहिरो ईटिंग कॉन्टेस्ट करवाता है। चामी पैपिटसन बिना मैजिक के सबको हरा देती है और आस्था हार जाता है। तभी विजर्ड किंग जूलियस नोवा क्रोनो का लेटर आता है कि कल सब कैप्टन्स की कॉन्फ्रेंस है, आस्था तुम भी आना। आस्था एक्साइटेड हो जाता है, विजर्ड किंग ने बुलाया। अगली सुबह यामी और आस्था रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं। विजर्ड किंग का एडवाइजर मार्क्स फ्रांसुआ उन्हें अंडरग्राउंड प्रिजन ले जाता है। मार्क्स बताता है, यहाँ आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स बंद हैं। उनकी मेमोरीज पर प्रोटेक्शन स्पेल लगा है। तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से हम इसे तोड़ सकते हैं। हमें शक है कि कैप्टन्स में कोई ट्रेटर है जो मिडनाइट सन के साथ मिला हुआ है। आस्था शॉक हो जाता है, कैप्टन लेवल का ट्रेटर? तभी जूलियस वहां आता है। वो आस्था से कहता है, अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इनकी प्रोटेक्शन स्पेल हटाओ। आस्था मान जाता है और अपनी स्वॉर्ड से स्पेल कट कर देता है। मार्क्स अपनी मेमोरी एक्सचेंज मैजिक यूज करके उनकी मेमोरीज निकालता है। प्रिजनर्स की मेमोरी से कैप्टन का नाम सामने आता है। कोई एक मैजिक नाइट कैप्टन आई ऑफ द मिडनाइट सन से जुड़ा हुआ है। जूलियस तुरंत सब कैप्टन्स को कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लेता है। कॉन्फ्रेंस रूम में सारे कैप्टन्स आते हैं। जैक द रिपर, नोजेल सिल्वा, शार्लेट रोजलाई, डोरथी अनसवर्थ, रिल बॉयजमॉट, ग्वेल्ड्रे पॉइजो, विलियम वेंजेंस और यामी सब आपस में बहस करने लगते हैं। रिल फ्यूगोलियन वर्मिलियन की नकल करता है, जिससे सब गुस्सा हो जाते हैं। आखिर में जूलियस आता है और कहता है, मैंने पता लगा लिया है, तुम कैप्टन्स में से एक ट्रेटर है जो आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ काम कर रहा है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं कौन है वो ट्रेटर, कौन सा कैप्टन क्लोवर किंगडम को धोखा दे रहा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में विजर्ड किंग जूलियस नोवा क्रोनो ने कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस में रिवील किया कि उनमें से एक ट्रेटर है। मार्क्स फ्रांसुआ की मेमोरी मैजिक और आस्था की एंटी मैजिक से पता चला कि ग्वेल्ड्रे पॉइजो यानी पर्पल ऑर्कास का कैप्टन आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ मिला हुआ है। कहानी की शुरुआत में विजर्ड किंग सब कैप्टन्स को सिचुएशन समझाता है। आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर लिक्ट है, जिसके पास 4 लीफ ग्रिमोर है। थर्ड आई, राया, वेट्टो और फाना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उनका टारगेट अपना अलग किंगडम बनाना है। फिर वो सीधा कहता है, तुम कैप्टन्स में से ग्वेल्ड्रे पॉइजो ट्रेटर है। ग्वेल्ड्रे घबरा जाता है, ये सब झूठ है। वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मैजिक यूज करके इनविजिबल हो जाता है और भागने लगता है। सारे कैप्टन्स परेशान हो जाते हैं। इनविजिबल मैजिक, इसे कैसे रोकें? यामी सुकेहिरो कहता है, आस्था उसे रोको।
आस्था अपनी एबिलिटी यूज करता है, वो ग्वेल्ड्रे की इनविजिबिलिटी के बावजूद उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से ग्वेल्ड्रे को हिट करता है और वो वापस विजिबल हो जाता है। रिल बोर्समोर्टियर अपनी पिक्चर मैजिक से उसे पकड़ लेता है। जूलियस कहता है ग्वेल्ड्रे ने बहुत घातक काम किए हैं, अपने स्क्वाड मेंबर्स को टॉर्चर किया, नेशनल ट्रेजर्स बेचे और आई ऑफ द मिडनाइट सन के लिए बैरियर मेजर्स किडनैप करवाए। इसी वजह से वो रॉयल कैपिटल में घुस पाए। आखिरकार ग्वेल्ड्रे सब कुछ मान लेता है। कॉन्फ्रेंस के बाद जूलियस यामी और आस्था को अलग बुलाता है। वो बताता है आई ऑफ द मिडनाइट सन मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन स्टोन्स से वो अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आ सकते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। उन्होंने फुएगो लियोन वर्मिलियन पर भी इसीलिए हमला किया क्योंकि उनके पास एक मैजिक स्टोन था। जूलियस आगे कहता है अब एक आखिरी स्टोन बची है, वो अंडर वाटर टेम्पल में है जो एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट स्क्वाड ब्लैक बुल्स है क्योंकि तुम लोग रूल्स से बंधे नहीं हो और आस्था की एंटी मैजिक वहां की बैरियर्स तोड़ सकती है। यामी सीधा जवाब देता है मैं प्रूव करूंगा कि तुम्हारा डिसीजन सही था। जूलियस कहता है मुझे तुम पर भरोसा है यामी, और तुम पर भी आस्था। ब्लैक बुल्स बेस में यामी मिशन अनाउंस करता है हम अंडर वाटर टेम्पल जा रहे हैं। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बीच, ओशन, स्विमिंग। नोएल सिल्वा घबरा जाती है। स्विम सूट। फिनराल र्यूलेकेस फ्लर्ट करने की प्लानिंग करता है। चामी पैपिटसन सी फूड के बारे में सोचती है। लक वोल्टिया शार्क से लड़ने के लिए एक्साइटेड है। गौशे एडले अपनी बहन मरी के लिए गिफ्ट लेने का प्लान बनाता है। आखिर में यामी चिल्लाता है चुप हो जाओ, ये मिशन है, पिकनिक नहीं। और इसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं ब्लैक बुल्स का ये अंडर वाटर मिशन कैसे आगे बढ़ता है और क्या वो मैजिक स्टोन वहां से ला पाते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में विजर्ड किंग जूलियस नोवाक्रोनो ने ब्लैक बुल्स को अंडर वाटर टेम्पल से मैजिक स्टोन लाने का मिशन दिया। रैकी बीच तक पहुंचना था, लेकिन वहां जाने के लिए नोएल सिल्वा को अपनी वाटर मैजिक कंट्रोल करनी थी जो अभी तक अनस्टेबल थी। कहानी की शुरुआत में गोल्डन डॉन के मेंबर्स यूनो, क्लाउस लोनेट्स और मिमोसा वर्मिलियन अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं। क्लाउस यूनो को डांट रहा होता है तुम हमेशा अकेला क्यों लड़ते हो, हम एक टीम है। यूनो यूजुअल तरह से इग्नोर कर देता है। अचानक एक स्क्रीम सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि नोएल सिल्वा और वनेसा एनोटिका स्विम सूट शॉप में है। नोएल शर्मिंदा होती है मैं ये नहीं पहन सकती। थोड़ी देर के लिए यूनो वहां रुकता है, फिर गोल्डन डॉन वापस चला जाता है। वेनेसा कहती है चलो तुम्हारे लिए परफेक्ट सूट ढूंढते हैं। अगले दिन ब्लैक बुल्स रैकी बीच के लिए निकलते हैं। मैग्ना स्विंग के क्रेजी साइक्लोन पर आस्था, नोएल, लक वोल्टिया, गॉश एडलाय, फिनरल रोलकेस, वेनेसा, चामी पैपिटसन, ग्रे और मैग्ना खुद सवार होते हैं। गॉर्डन अग्रिपा घर रह जाता है। सब उसे भूल जाते हैं। आस्था एक्साइटेड होता है मैंने कभी ओशन नहीं देखा। नोएल भी अंदर से एक्साइटेड है लेकिन दिखाती नहीं। रास्ते में फिनरल फ्लर्ट करने की प्लानिंग करता है। गॉश अपनी बहन मरी को मिरर मैजिक के थ्रू बीच दिखा रहा होता है। बीच पर पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं, इतना बड़ा ओशन। आस्था और मैग्ना तुरंत पानी में कूद जाते हैं। मैग्ना लॉइन क्लॉथ पहने होता है, ये कैप्टन यामी सुकीहीरो का स्टाइल है। नोएल अपना स्विम सूट पहनकर आती है लेकिन वो अभी भी शर्मिंदा होती है। वेनेसा कॉन्फिडेंटली अपना स्टाइलिश स्विम सूट पहनती है। फिनरल लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है। चामी सी फूड बनाने में बिजी है। लक बीच पर दौड़ रहा होता है, लेग्स ट्रेनिंग। गॉश मरी को ओशन दिखा रहा है। ग्रे आस्था की फॉर्म ले लेती है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सेके ब्रॉन्जाजा अपने 2 स्क्वाड मेंबर्स के साथ वहां आ जाता है। वो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन नोएल और वनेसा उसे इंसेक्ट कहकर इग्नोर कर देती हैं। भागते हुए सेके उनके वाटरमेलन पर गिर जाता है और फिर गॉश, लक और मैग्ना उसकी पिटाई कर देते हैं। सेके वहां से भाग जाता है। शाम को यामी सबको बुलाता है। वो बताता है अंडर वाटर टेम्पल समुद्र के नीचे है, वहां जाने के लिए फुल मून की रात का इंतजार करना होगा, तब माना वीक होती है और हमें वहां पहुंचाने के लिए नोएल की वाटर मैजिक जरूरी है। तुम्हें 1 हफ्ते में अपनी मैजिक कंट्रोल करनी होगी। नोएल डर जाती है अगर मैं फेल हो गई तो सब डूब जाएंगे। यामी सीधा कहता है तुम कर सकती हो, अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। रात को नोएल अकेली बीच पर प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी सी ड्रैगन्स लेयर स्पेल कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। वो परेशान होकर कहती है शायद मेरे पास टैलेंट ही नहीं है। तभी आस्था वहां आता है। वो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा, अगर तुम्हारी मैजिक कंट्रोल से बाहर हो गई तो मैं अपनी स्वॉर्ड से रोक दूंगा। नोएल थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है ठीक है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो। आस्था कहता है कुछ कहा तुमने? नोएल तुरंत कहती है कुछ नहीं। और इसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं क्या नोएल अपनी मैजिक कंट्रोल कर पाती है और क्या ब्लैक बुल्स अंडर वाटर टेम्पल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।